हेलो फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, वेलकम टू पूजा खत्री चैनल। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ 5 क्लास की साइंस की कुछ एमसीक्यू से। लेट्स गेट स्टार्ट फ्रॉम दी फर्स्ट एमसीक्यू। फर्स्ट एमसीक्यू इज दैट, सबसे पहला एमसीक्यूज है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वार्म ब्लडेड एनिमल। देखेंगे 5 क्लास की साइंस में सबसे पहला चैप्टर है क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। तो उनमें है सबसे पहले कि इसमें से कौन सा ऑर्गेनिज्म जो है वो वार्म ब्लडेड है। तो सबसे पहले तो ये जान ले वार्म ब्लडेड एनिमल्स कैसे किसे हैं। वार्म ब्लडेड एनिमल्स हम उन्हें कहते हैं वो ऑर्गेनिजम्स जो कि अपना टेम्परेचर कांस्टेंट रखते हैं, मतलब कि वो अपना टेम्परेचर वेरी नहीं करते अकॉर्डिंग टू देयर एनवायरनमेंट, तो उन्हें हम वार्म ब्लडेड कहते हैं। और दूसरा हम टर्म यूज करते हैं कोल्ड ब्लडेड। कोल्ड ब्लडेड ऑर्गेनिजम्स वो वाले ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि अपना टेम्परेचर वेरी करते हैं, वेरिएबल करते हैं अपने अकॉर्डिंग के इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ही चेंज करते रहते हैं। तो जाते हैं उनमें फिशेस है सारी वो आ जाती हैं, उनमें रेप्टाइल सारे आ जाते हैं, और जो भी फ्रॉग्स एम्फीबियंस जिन्हें हम कहते हैं तो वो सब आ जाते हैं कोल्ड ब्लडेड एनिमल में। लेकिन यहाँ पर सवाल है वार्म ब्लडेड एनिमल कौन से हैं। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन होगा हमारे पास डी, ऑस्ट्रिच। क्योंकि ऑस्ट्रिच जो एक बर्ड है और बर्ड जो है वो वार्म ब्लडेड है, एज वेल एज मैमल्स भी वार्म ब्लडेड है। तो ये वार्म ब्लडेड के अंदर आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 2, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट बर्ड इज। दुनिया का सबसे बड़ा बर्ड कौन सा है। तो सबसे वर्ल्ड लार्जेस्ट बर्ड जो है वो कौन सा है, वो है ऑस्ट्रिच। और मैं आपको बताती चलूँ इसका वेट कितना है। इसका वेट है 150 केजी। 150 केजी में इसका वेट होता है, और ये फ्लाइट लेस बर्ड है, ये उड़ नहीं सकता है। ठीक है, इसके साथ साथ कीवी भी जो है वो फ्लाइट लेस बर्ड है, ये भी उड़ नहीं सकती है, और ये सिर्फ न्यूजीलैंड में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इंसेक्ट्स हैव डैश पेयर्स ऑफ लेग्स। इंसेक्ट्स के अंदर कितने लेग्स के पेयर्स होते हैं, मतलब कितने जोड़े होते हैं टांगों के। तो इनके अंदर जोड़ों जोड़ों के हिसाब से अगर हम बात करें तो इनके अंदर 3 पेयर्स ऑफ लेग्स होती हैं। 3 पेयर्स ऑफ लेग्स होती हैं, यानी कि इंसेक्ट्स होते हैं उनके अंदर 6 टांगे होती हैं, और उन्हें विंग्स भी होती हैं। कुछ के अंदर विंग्स होती हैं और कुछ के अंदर विंग्स नहीं भी होती हैं। Next question is that question number 4. The scientific study of plants are called dash. अब देखिए प्लांट्स की साइंटिफिक स्टडी को क्या कहा जाता है। तो प्लांट्स की साइंटिफिक स्टडी को कहा जाता है बॉटनी। बॉटनी प्लांट्स की साइंटिफिक स्टडी को कहा जाता है। जोलॉजी एनिमल्स की साइंटिफिक स्टडी को कहा जाता है। माइक्रोबायोलॉजी वो ऑर्गेनिजम्स जिन्हें हम देख नहीं सकते हैं, जो माइक्रोस्कोपिक होते हैं, उनकी स्टडी को माइक्रोबायोलॉजी कहा जाता है। और फिजियोलॉजी में हम क्या करते हैं, हम ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो सेल्स और टिश्यू होते हैं उनके फंक्शंस को स्टडी करते हैं। बट यहाँ पर क्वेश्चन था कि प्लांट्स की साइंटिफिक स्टडी को क्या कहा जाता है। सो राइट ऑप्शन इज हियर, दैट इज द बॉटनी। क्वेश्चन नंबर 5, which of the following is or are the example of monocot plant। यहाँ पर कुछ ऑप्शन है, इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो मोनोकोट प्लांट का है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन ए राइस है वो भी मोनोकोट के अंदर आता है, और ऑप्शन बी वीट ये भी मोनोकोट प्लांट्स के अंदर आता है, यानी कि इनको हम मोनोकोट प्लांट कंसीडर करते हैं। मोनोकोट प्लांट्स किन्हें कहते हैं, जिनके अंदर सिंगल कोटलीडान होता है, जिनके सीड के अंदर एक सिंगल कोटलीडान होता है, उसे हम कहते हैं मोनोकोट प्लांट्स। उसमें राइस, व्हीट और आपके मेज ये आ जाते हैं जो कि सिंगल कोटलीडान कंटेन करते हैं। सो राइट ऑप्शन इज बोथ ए एंड बी, क्योंकि यहाँ पर व्हीट एंड राइस बोथ आर बिलोंग्स टू द मोनोकोट प्लांट्स। और मैंगो जो है वो डाइकोट प्लांट है, क्योंकि इनकी सीड के अंदर 2 कोटलीडा पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, द apparatus used to see the microorganism। वो वाला apparatus या वो वाला इंस्ट्रूमेंट जो यूज किया जाता है माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स को देखने के लिए, यानी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के लिए, तो उनके लिए हम कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं। तो उनके लिए हम यूज करते हैं माइक्रोस्कोप। ये माइक्रोस्कोप जो है वो हमें स्मॉलेस्ट से स्मॉलेस्ट चीजों को देखने में मदद करता है। So question number 7. Viruses are very tiny particle and they are only seen with।
देखिए वायरसेस जो है वो एक छोटे से छोटा पार्टिकल, बहुत ही टाइनीस्ट पार्टिकल है और उन्हें हम सिर्फ और सिर्फ देख सकते हैं किसकी मदद से, कंपाउंड माइक्रोस्कोप की मदद से या इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की मदद से। तो माइक्रोस्कोप जिससे हम देख सकते हैं वायरस को वो है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। बिकॉज इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो है वो नैनोमीटर की साइज के पार्टिकल्स को भी हमें ऑब्जर्व करवा सकता है। तो वायरसेस की जो साइज होती है वो रेंज करती है नैनोमीटर्स में। दैट्स व्हाई हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप यूज करेंगे टू सी द viruses. Question number 8. A chemical substance produced by living organisms is dash. केमिकल सब्सटेंस जो कि किसी लिविंग सब्सटेंस से प्रोड्यूस्ड होता है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं एंटीबायोटिक्स। So option right is here, that is the A. Antibiotics are the chemical substances which is produced by the living organism. और एंटीबायोटिक्स बैक्टीरिया और में फंजाई से भी हासिल होती है। सबसे पहली जो एंटीबायोटिक हमें हासिल हुई थी वो फंजाई से हुई थी जिसका नाम था पेनिसिलिन। तो ये जो है वो एंटीबायोटिक्स है। क्वेश्चन नंबर 9. द फर्स्ट एंटीबायोटिक ऑब्टेन फ्रॉम। सबसे पहली एंटीबायोटिक कहाँ से ऑब्टेन की गई थी? एज आई टोल्ड यू कि फर्स्ट एंटीबायोटिक हमें फंजाई से हासिल हुई थी। तो राइट ऑप्शन इज हियर सी, दैट फंजाई जो है उससे हमें फर्स्ट टाइम एंटीबायोटिक मिली थी। क्वेश्चन नंबर 10. ई कोली इज एन एग्जाम्पल ऑफ डैश। देखिए ई कोली क्या, ई कोली एक किस्म का बैक्टीरिया है। तो ये किसका एग्जाम्पल होगा? ये बैक्टीरिया का एग्जाम्पल होगा। क्वेश्चन नंबर 11. द साइंटिफिक टर्म फॉर सीड कोट। अब साइंटिफिक टर्म जो हम यूज करते हैं सीड कोट के लिए उसे हम क्या कहते हैं? तो साइंटिफिक टर्म यूज किया जाता है सीड कोट के लिए, उसे कहा जाता है टेस्टा। देखिए सीड जो होता है उसके बाहर एक कोट होती है, उस कोट को हम सीड कोट भी कहते हैं, लेकिन साइंटिफिक वे में उसको जो है ना नाम दिया गया उसे हम कहते हैं टेस्टा। सो राइट ऑप्शन इज हियर, दैट इज द बी। क्वेश्चन नंबर 12. अ ग्रोइंग बेबी इनसाइड सीड इज कॉल्ड डैश। सीड के अंदर जो बेबी ग्रो कर रहा होता है उनको हम क्या कहते हैं? उनको हम कहते हैं एम्ब्रियो। क्या कहा जाता है उसको? उसको एम्ब्रियो कहा जाता है, व्हिच इज ग्रोइंग इनसाइड द सीड। नंबर 12. द काइंड ऑफ जर्मिनेशन इन विच द कोटिलिडन इज अबव द सॉइल। अब वो वाली जर्मिनेशन जिसमें क्या होता है, कोटिलिडन सॉइल से अबव होता है उसे हम क्या कहते हैं? तो देखिए जर्मिनेशन जो होती है वो होती है दो तरह की, एक होती है हाइपोजियल जर्मिनेशन, एक होती है एपिजियल जर्मिनेशन। अब वो वाली जर्मिनेशन जिसमें कोटिलिडन कोटिलिडन अगर सॉइल से बाहर आ जाए तो उस टाइप की जर्मिनेशन को क्या कहते हैं? उस टाइप की जर्मिनेशन को कहते हैं एपिजियल जर्मिनेशन। बिकॉज इसमें क्या होता है, इसमें जो कोटिलिडन होता है वो ड्यूरिंग जर्मिनेशन सॉइल से अबव आता है। सो राइट ऑप्शन इज बी। इन मोनोकोट प्लांट सीड जर्मिनेशन इज डैश। मोनोकोट प्लांट्स के अंदर सीड जर्मिनेशन कौन सी होती है? मोनोकोट प्लांट्स के अंदर सीड जर्मिनेशन होती है हाइपोजियल। इसमें क्या होता है, जो कोटिलिडन होता है वो बिलो द सॉइल रह जाता है, तो इसे कहते हैं हाइपोजियल जर्मिनेशन। नंबर 14. Question number 14. The condition which are required for the germination of seed is हमारी कंडीशन जो सीड जर्मिनेशन के लिए ज़रूरी होती है वो कौन कौन सी कंडीशंस हैं? तो वो है ऑक्सीजन, वाटर एंड टेम्परेचर। क्योंकि सीड को जर्मिनेट करने के लिए प्रॉपर ऑक्सीजन की जरूरत होती है, वाटर की जरूरत होती है और प्रॉपर टेम्परेचर भी रिक्वायर्ड होता है। सो राइट ऑप्शन इज हियर, दैट इज द सी। Question number 15. The harmful substances which cause the pollution are called dash. अब वो वाले substances जो क्या करते हैं, जो पोल्यूशन काज करवाते हैं, जो पोल्यूशन के सबब बनते हैं, रीजन बनते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम कहते हैं पोल्यूटेंट्स। तो बी ऑप्शन जो है यहाँ पर सही, पोल्यूटेंट ही जो है वो रीजन है पोल्यूशन का। Question number 16. Any harmful changes in environment is called dash.
किसी किस्म का हार्मफुल चेंज आता है, किसी किस्म का अनडिजायरेबल चेंज हमारे इन्वायरमेंट में आता है, तो उस अनडिजायरेबल चेंज या उस हार्मफुल चेंज को क्या कहते हैं? उस हार्मफुल चेंज को हम कहते हैं pollution. So pollution is the right answer. Question number 17. The main cause of air pollution is R. मेन काज क्या है एयर पोल्यूशन का? एयर पोल्यूशन का जो मेन काज है वो है बर्निंग ऑफ फॉसल फ्यूल्स. तो राइट ऑप्शन इज हियर, दैट इज ए, कि जो फॉसल फ्यूल्स हैं उसकी बर्निंग की वजह से हमारे एयर में पॉल्यूशन बढ़ती है और उसकी वजह से डिफरेंट डिसऑर्डर्स होते हैं, लाइक हमें जो है वो अस्थमा जैसे प्रॉब्लम्स होते हैं, हमें लंग्स इन्फेक्शन होते हैं, हमें जो है स्किन के डिफरेंट डिसऑर्डर्स पैदा हो जाते हैं बिकॉज ऑफ एयर पोल्यूशन. क्वेश्चन नंबर 18. Which of the following is a waterborne disease? अब इनमें से कौन सी डिजीज जो है वो वाटरबोर्न का मतलब ये होता है कि जो वाटर है उसमें पॉल्यूशन हो गया है, वो पॉल्यूटेंट है और उसकी वजह से क्या होता है, उसकी वजह से जब कोई कंटामिनेटेड वाटर कोई इंसान पीता है तो उन्हें डिफरेंट डिसीज होती हैं. तो वो वाली डिसीज जो कंटामिनेटेड वाटर पीने से होती हैं उसे हम वाटर बॉर्न डिजीज भी कहते हैं. तो इनमें से कौन सी डिजीज है जो कि वाटर बॉर्न है? तो इनमें हम देख रहे हैं कालरा भी एक वाटर बॉर्न डिजीज है और टाइफाइड भी एक वाटर बॉर्न डिजीज है. तो हमारे पास यहाँ पर सी ऑप्शन है जिसमें ए एंड बी का ऑप्शन है, तो हम कहेंगे ए एंड बी, दे बोथ आर दी राइट बिकॉज वाटर बॉर्न डिजीज है ये दोनों. अगर हम अस्थमा की बात करें तो अस्थमा जो है वो एयर बॉर्न डिजीज है बिकॉज वो एयर में पॉल्यूशन की वजह से होती है. जब हम पॉल्यूटेड एयर को इनहेल करते हैं तो अस्थमा होता है. क्वेश्चन नंबर 19. द वेस्ट व्हिच कैन बी डिग्रेड आर डिकम्पोज्ड. अब वो वाला वेस्ट जिनको हम खत्म कर सकते हैं, हम डिकम्पोज कर सकते हैं, उसे ब्रेक कर सकते हैं, तो उस वेस्ट को हम क्या कहते हैं? तो उस वेस्ट को हम कहते हैं बायोडिग्रेडेबल. बायोडिग्रेडेबल माना जिसे नेचर जो है, बायोडिग्रेडेबल मतलब क्या है कि जिसे नेचर जो है वो डिकम्पोज कर सकती है, उसे ब्रेक कर सकती है. जैसे कि किसी ऑर्गेनिजम्स की बॉडीज का ले लें, डेड ऑर्गेनिजम्स की बॉडीज हैं उनको बैक्टीरिया डिकम्पोज कर देते हैं, फंजा डिकम्पोज कर देते हैं और जो उसकी बॉडी होती है ऑर्गेनिक उसको इनऑर्गेनिक में चेंज कर देते हैं जो कि सॉइल में ऐड हो जाता है और वहाँ से वो उनको इनऑर्गेनिक मटेरियल को प्लांट्स यूज कर लेते हैं. तो वो डिग्रेडेबल है, वो बायोडिग्रेडेबल मटेरियल जो कि नेचर उसको डिकम्पोज कर सकती है, तो उसे हम कहते हैं बायोडिग्रेडेबल. लेकिन नॉन बायोडिग्रेडेबल भी होते हैं. नॉन बायोडिग्रेडेबल वो सब्सटेंसेस होते हैं जो कि नेचर डिकम्पोज नहीं कर सकती. जैसे कि आप प्लास्टिक का एग्जाम्पल ले लें, प्लास्टिक्स के बैग्स ले लें, प्लास्टिक्स की जो है ना वो आप कोई भी मटेरियल ले लें, टिन्स ले लें, बॉटल्स ले लें, टिन्स हैं, कैंस हैं वगैरह, ये सब चीज़ें जो होती हैं ये जो है वो नॉन बायोडिग्रेडेबल में आती है बिकॉज उसे नेचर डिकम्पोज नहीं कर सकती और जब हमारे इन्वायरमेंट में एक्यूमुलेट होना स्टार्ट होती है तो वो पॉल्यूशन का रीजन बनती है. सो यहाँ पर हमारे क्वेश्चन नंबर 19 में हमारा राइट ऑप्शन बी है. क्वेश्चन नंबर 20. क्वेश्चन नंबर 20. पार्टिकल्स रेगुलरली अरेंज्ड इन. अब यहाँ पर देखिए वो यहाँ पर हमें 3 स्टेट्स दी गई हैं, वो 3 स्टेट्स इसकी मैटर की हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस. क्योंकि हमें पता है कि मैटर हमें तीनों स्टेट्स में मिलता है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. इवन बस फोर्थ स्टेट भी है जिसे हम कहते हैं प्लाज्मा, जो कि हमारे जो सेम टेक्स्ट है 5 क्लास की बुक इसमें नहीं लिखा हुआ है. तो हम यहाँ पर जो है अभी तक के लिए ये 3 स्टेट्स को पढ़ते हैं. तो अब यहाँ पर सवाल ये है कि वो पार्टिकल्स जो रेगुलरली अरेंज होते हैं, तो पार्टिकल्स रेगुलरली अरेंज होते हैं सॉलिड के अंदर. ये सॉलिड के अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा एक दूसरे के करीब होते हैं और उनकी जो मूविंग की एक जो एबिलिटी है या जो मूव करते हैं वो भी एक फिक्स पॉइंट पे मूव करते हैं, फ्रीली मूव नहीं कर सकते हैं. दैट्स वाई उनकी जो पार्टिकल्स की अरेंजमेंट है वो फिक्स होती है और वो रेगुलर फॉर्म में होती है. तो हमारा राइट ऑप्शन यहाँ पर होगा ए.